आप ऊपर प्लास्टर कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं, लेकिन आप हर स्किन टाइप पे हर तरह का सन ब्लॉक जो है वो सूट नहीं करता। ये बच्चा बड़ा काला है, स्कूल में लोग इसको तंग करते हैं बच्चे, तो कोई क्रीम दे दें गोरा। रिश्ता नहीं हो रहा तो इसलिए नहीं हो रहा, जो भी देखने आता है वो कहता है इसका रंग काला है। महीने में तो देखो जादू भी, शायद जादू ही हो सकता है। एजिंग इज़ इनएविटेबल प्रोसेस, एज तो होना ही होना है। एक्ने आ गई तो पिंच तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पॉप आउट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यानी हम काले नहीं हैं, हम अंदर से सफ़ेद हैं, ये आती हैं। अच्छा, सीरियसली ऑन द अदर हैंड मेरे घर पे लड़ाई भी हुई है इस बात पे कि यार ये एक ही होता है, नहीं जी ये नहीं है, ये बकरा होता है। रंग गोरा करना है तो ये लगा लें, कील मुहासे छाइयाँ हैं तो ये लगा लें। हमारे घरों में बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ और टोटके, देसी टोटके हमें पकड़ाए जाते हैं, हमें बताए जाते हैं कि ये कर लो। अब इसकी किस हद तक हकीकत है, क्या वो हमारे लिए अच्छे भी हैं, बुरे हैं, क्या हमें वो बुरा हार्म इफ़ेक्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इससे हकीकत से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अनम तनवीर। शी इज़ एन MBBS एंड MD इन डर्मेटोलॉजी और इनकी स्पेशलिटी है एस्थेटिक्स एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। आए उनसे बात करते हैं और सीधे सीधे कुछ सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे सीधा सा ये बताएं कि चिट्टे होना है, गोरे होना है, कैसे होना है? अच्छा, ये तो पाकिस्तानियों का एक बड़ा ही कॉमन कंसर्न, कहना प्रॉब्लम तो नहीं कहना चाहिए। एक जेनेटिक्स होती है, एक चीज़ इसको जेनेटिक कहा जाता है कि आपके जो जीन्स हैं वो डिटरमिन करते हैं आपका बेस कलर, स्किन कलर, आपका आई कलर, आपका हेयर कलर। जो आपने इनहेरिट कर लिया है, देखिए वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप ऊपर प्लास्टर कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं, लेकिन आप उस जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते। सही। हाँ, अगर कोई इंसल्ट हुई है आपकी स्किन पे, या सन टैन हो गया है, कोई सन बर्न हो गया है, या आपने केयर नहीं की प्रॉपर और वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड जो आपका स्किन कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है, उसको हम बैक टू नॉर्मल लेके आ सकते हैं। उसको चलें कह लें कि गोरा होना है। ओके, क्योंकि ये ट्रांजिशन हो जाती है। कौन सी नहीं, स्किन कलर फेयर करने की ट्रांजिशन हो जाती है। अगर तो अपने नॉर्मल कलर पे आपने वापस आना है, देखिए कुछ होता है रिवर्सिबल डैमेज, ओके, कुछ होता है इरिवर्सिबल डैमेज। रिवर्सिबल तो हो जाएगा विद टाइम, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है स्किन के इश्यूज में। जो इरिवर्सिबल डैमेज आपने कर लिया है रंग गोरा करने के चक्कर में, वो नहीं वापस। ओके ओके ओके। पाकिस्तान में स्किन के बहुत से इश्यूज हैं, ठीक है। हमें ये बताइए कि एक तो पाकिस्तान में इश्यूज कौन कौन से हैं स्किन को लेके, और सेकेंडली हमारा क्लाइमेट पाकिस्तान का, जैसे पोल्यूशन होगी, क्या ये भी इस पे इफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान का क्लाइमेट है वो, देखिए अल्लाह ताला ने हमें चारों मौसमों से नवाजा है, ठीक हो गया। तो ह्यूमिडिटी भी आती है और समर ज़रा लॉन्गर ड्यूरेशन के होते हैं, तो डेफिनेटली जो लोग प्रॉपर केयर नहीं करते उनको तो डैमेज आता ही आता है। और जो स्किन इश्यूज़ आप कह रहे हो कॉमन है, वो यही है, सन डैमेज ज़्यादा कॉमन है। बाकी थोड़ा एक्नी का इशू आता है, वो अगेन एज रिलेटेड चेंजेस भी होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। बेसिकली जो ज़्यादातर देखा जाता है ओपीडी में वो यही है कि एक्नी, और फिर अगेन रंग गोरा करने के चक्कर में जो डैमेज हुआ होता है वो फिर एक्ने की सूरत में भी आता है, वो फिर टेलेंजिक्टेजियाज और रोजेशियाज, ये सारे मेडिकल टर्म्स, तो वो हम देखते। सही। सनस्क्रीन या सन प्रोटेक्शन की आपसे बात हुई, तो सन प्रोटेक्शन को लेके हमारी मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, एक पूरी मीना बाजार लगा हुआ है ऐसी प्रोडक्ट्स का। अब उसमें एक टर्म यूज होती है SPF। मैं आपसे दो इसमें क्वेश्चन है, पहले तो ये जानना चाहूँगा SPF है क्या। सेकेंडली, एक बंदा दुकान पे जाता है वो प्रोडक्ट लेने के लिए सन ब्लॉक के सिलसिले में, तो उसने क्या क्या इंग्रेडिएंट देखने हैं। मैं किसी पर्टिकुलरली ब्रांड की बात नहीं कर रहा या हम किसी को इंडोर्स नहीं कर रहे, मैं उस इंग्रेडिएंट्स का जानना चाहता हूँ कि वो ये देखे तो उसको लगे यार ये ठीक है, ये वाला मैं लूँगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पेशेंट आते हैं हमारे पास ओपीडी में, वो हमें बताते हैं, हम पूछते हैं आप लगा रहे हो, कहते हैं हाँ जी हम लगा रहे हैं, लेकिन उसको फ़ायदा कोई नहीं हो रहा होता। लेकिन ये भी वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, डर्मेटोलॉजिस्ट से फिर यूज़ करनी चाहिए। हर स्किन टाइप पे हर तरह का सन ब्लॉक जो है वो सूट नहीं करता। फिर मोस्टली पेशेंट्स कहते हैं हमने छोड़ दिया है लगाना क्योंकि उससे हम काले हो रहे थे, उससे हमें ऑयल आ रहा था, उससे हमें एक्नी आ रही थी। ये प्रॉब्लम्स फिर तब आते हैं जब आप अपने स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग
सनब्लॉक यूज़ नहीं कर रहे होते। वो ग्रीसी भी एक आता ना, वो जो ग्रीसी हो गया मैं भी ये नहीं लगाना, लोग इस वजह से अवॉइड कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो लोग होते हैं जो ओवर द काउंटर जाके या तो किसी कॉस्मेटिक स्टोर से या मेडिकल स्टोर से चले अपनी तरफ से वो देख लेते हैं। तो उनके लिए ये एडवाइस है कि वो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा, एक ही बंदा है, गर्मियों में उसकी स्किन को कुछ और सूट करेगा और सर्दियों में उसकी स्किन को मे बी कोई और सनब्लॉक सूट करे, और ऐसे होता है। तो फिर उसको, अच्छा ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसे होता है। ओके। मैं अपने हर पेशेंट से पूछती हूँ आपकी स्किन कैसे है, अगर हाँ ऑयली, मैंने कहा आजकल बताएं, आजकल तो वो डिफरेंट होती है। अगर एक्नी आ रही है तो फिर हमें कुछ और उसको देख के देना पड़ेगा। फिर सनब्लॉक्स की टाइप्स आ जाती हैं, तो फिजिकल सनस्क्रीन्स हैं, केमिकल सनस्क्रीन्स हैं। लोग कहते हैं, एक ये भी कंसर्न है कि बच्चों को नहीं लगाना, वो तो केमिकल होता है। हालांकि बच्चे भी देखें धूप में खेलते हैं, बिल्कुल, तो उनको भी फिर अच्छा ऐसे भी माएँ आ जाती हैं, कहती हैं बच्चा बड़ा काला है, स्कूल में लोग इसको तंग करते हैं बच्चे, तो कोई क्रीम दे दें गोरा करने के लिए। तो देखें वो भी, ये सेक्टर वहाँ भी आ जाता है। बच्चों को भी ज़रूरत है सनस्क्रीन की, लेकिन वो भी उनकी स्किन टाइप, और वो फिर फिजिकल सनस्क्रीन लग रही है या केमिकल लग रही है। बिल्कुल। तो आप जाएं अपने डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, उनको स्किन दिखाएं, फिर वो आपको फिलहाल जो करंट आपकी सूरत हाल है उसके हिसाब से रिकमेंडेशंस होंगी। लीडिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे पाकिस्तान में ना ये फेयरनेस का एक क्रेज़ है कि ना रंग गोरा कर रहा है ना हम इस चीज़ को लेके। अब लोग नॉर्मली मार्केट में जाते हैं तो बहुत सी ऐसी सब स्टैंडर्ड्स या अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में भरी पड़ी हैं। मैं उनको नाइट क्रीम्स का नाम भी हम देते हैं, वो कुछ और नाम से, और कुछ जो दुकानदार हजरात हैं वो 3-4 क्रीमें मिक्स करके बनाते हैं। एग्जैक्टली। अब वो उसमें स्टीरॉइड्स हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हार्म पहुंचा सकती हैं। मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि क्या ये नाइट क्रीम ये चीज़ें हैं ये इफ़ेक्ट करती हैं और या डैमेज करती हैं? देखिए, इसमें भी वही चीज़ आ जाती है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और करना चाहूँगी एम्फसाइज के, एक तो चले खुद हम है ना, हमें क्रेज़ है कि हमने गोरा होना, एक हमारा सोशल फैक्टर बड़ा अजीब सा है कि रिश्ता नहीं हो रहा तो इसलिए नहीं हो रहा, जो भी देखने आता है वो कहता है इसका रंग काला है। तो आप वो जो नहीं भी करना चाहता ना वो फिर करता है। अब जो एक चीज़ है मेडिकेटेड ब्राइटनिंग क्रीम्स, उनका जो वाकई मेडिकेटेड, अब मार्केट में या बहुत सारी फार्मेसीज ऐसी हैं जो मेडिकेटेड ब्राइटनिंग क्रीम के लेबल के नीचे डाल रहे हैं स्टेरॉइड। ओके। ठीक है, तो हर मेडिकेटेड ब्राइटनिंग क्रीम में कुछ ऐसी भी हैं जिसमें स्टेरॉइड है, और वो फिर डैमेज करता है लॉन्ग टर्म में। पेशेंट लगा रहा होता है वो उसको डैमेज करता है। तो ये भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें एक दफ़ा कि हम ये मिक्स क्रीमें तो देखें बिल्कुल भी नहीं। स्टीरॉइड तो चलें, आजकल बड़ी अवेयरनेस लोगों को आ गई है, इसके अलावा मर्करी है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डैमेज करती हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेडिकेटेड ब्राइटनिंग क्रीम्स हैं वो एक लंबा टाइम लेती हैं। लोगों को चाहिए महीने बाद शादी है, महीने में तो जगह जादू भी, शायद जादू ही हो सकता है, वो डॉक्टर नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसको फिर आपको 6 महीने से ज़्यादा का टाइम रिक्वायर होता है, बाज़-औक़ात इससे भी ज़्यादा का, जो सही ब्राइटनिंग क्रीम। सही। जो आपको दिनों में और हफ्तों में वो जो क्लेम का है ना 7 डेज में आप यूज़, एग्जैक्टली, वो डैमेजिंग है। इस क्लेम के पीछे प्लीज़ आप लोग जो है ना अपनी स्किन को मत डालें। वो डैमेज किस तरीके से डैमेज होता है? लाइक कोई फ्रैकल्स आ जाते हैं, क्या आ जाता है वो डैमेज को ज़रा एलेबोरेट कीजिएगा। देखिए, चेहरे पे बाल आ जाना, ठीक है, बाल आने शुरू हो जाते हैं, मर्दाना बाल किस्म के मोटे बाल। इसके अलावा एक्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर एक टर्म होती है रोजेशिया है, टेलेंजिकटेजियास। अक्सर लोग कहते हैं हमारे चेहरे पर नाड़ें नज़र आ रही हैं, ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं। वो क्या होता है कि स्किन, एक देखिए, हमारी स्किन की 2 लेयर्स हैं, फिर उसके अंदर भी 5 लेयर्स हैं, तो वो ऊपर से हमारी स्किन को काटना शुरू कर देती है। ओके। और स्किन जो है वो बारीक हो जाती है। जब एक चीज़ है वो बारीक हो रही है नहीं, तो नीचे से वाली चीज़ें तो नज़र आएंगी। जी, वेसल्स ऊपर नजर बड़ा हुआ है वो फिर नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर वो एक प्रॉब्लम होती है, हमसे हीट नहीं बर्दाश्त हो रही, हम चूल्हे के आगे नहीं जा सकते। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं कि अब डैमेज हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट रिवर्सिबल है। सही। अब पाकिस्तान में ना एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि पाकिस्तान के जो खाने हैं ना, फूड है, वो स्पाइस और ऑयल्स हम तो खाते हैं ऐसे जैसे हमें सवाब का काम है। तो ये जो शुगर बहुत ज़्यादा, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा और ऑयल बहुत ज़्यादा, ये हमारे खानों की जान है, हमारे देसी इस कॉन्टिनेंट के खानों में। तो क्या ये 3 चीज़ें भी हमारे स्किन हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं? अच्छा, एक चीज़ कहा जाती है कि हम जो खाते हैं हम वो बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही है, हम जो खा रहे होते हैं ना वो नज़र आता है इवेंचुअली एक टाइम के बाद। तो बहुत ज़्यादा शुगर तो वैसे भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप बहुत मीठा खाएं।
ठीक है, तो डेफिनेटली जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मीठा खाने की वजह से आने शुरू होता है। फिर मीठे में लोग को हाँ मीठा मिठाई है शायद या हलवे हैं, मीठा इज़ अ कार्बोहाइड्रेट कॉन्टेंट। एग्जैक्टली, वो तो रोटी में भी है, रोटी में भी है, ये Exactly. बेकरी आइटम्स में बहुत ज़्यादा है, फिर वो स्पेसिफिकली चॉकलेट्स हो गए या ये चीज़ें, तो डेफिनेटली इसमें तो है, तो वो फिर उसी तरह से हमारे स्किन पे करता है, इफेक्ट करता है। ये ऑयल शॉयल भी, शुगर और स्पाइसेस खास तौर पे जो है, ये शुगर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा, ज़्यादा। ये एक और टर्म्स इसमें यूज़ होती है, एजिंग। ठीक है, मैं आपसे इसका मुझे ज़रा डिटेल इसकी बताइएगा कि एक तो एजिंग होती है जो नॉर्मल हम सब एज करते हैं, हमारी स्किन जो सी उस हिसाब से डेवलप हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब एंटी एजिंग नाम की भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। ये टर्म मेडिकली कितनी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, या मेडिकली कितनी ये सच है ये एंटी एजिंग? एक तो एंटी एजिंग को डिफाइन कीजिएगा, और जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एंटी एजिंग है तो सही, अगर हम इसको प्रॉपर देखें, अगर सही तरह से कोई कर रहा है तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, और इसको बहुत सारी एडवांसमेंट हो चुकी हैं, रोज़ाना कोई ना कोई नई रिसर्च और कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, तो काम तो ये करते हैं। अच्छा देखें, एक तो चीज़ है जो एज हो गई है, उसको रिवर्स करने के लिए कुछ होते हैं इन्वेजिव प्रोसीजर्स, और कुछ हम स्लो डाउन करते हैं। एजिंग इज़ इनएविटेबल प्रोसेस, एज तो होना ही होना है हमें, तो अगर लगाने वाले टॉपिकल हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम उसको स्लो डाउन कर लेते हैं। ये क्लेम करना कि ये आप लगा लें और ये कर लें, ये खा लें तो आप एज नहीं करेंगे, ये कहना सही बात नहीं है। हाँ, ये तो बनता ही नहीं है, ये तो नहीं, ये बात सही नहीं है। आपकी एजिंग स्लो हो जाती है, और जो एजिंग हो चुकी है वो किसी चीज़ के लगाने से ख़त्म नहीं होगी, उसके लिए प्रोसीजर है, जैसे बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गए, और उसके अलावा बहुत